ज़मीन और जायदाद एक ऐसा विषय है जो अक्सर परिवार को जोड़ता है या तो तोड़ता है। आज जो हमारे मेहमान हैं बहुत ही खास है और हम लोग इसी विषय पर उनसे बातचीत करेंगे। हर रूह के पास एक कहानी होती है, हर सफ़र के पीछे एक एहसास। ऐसे ही कुछ पलों के लिए चलिए हमारे साथ सोच, सफ़र और एहसास में। पवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और शुरू करने से पहले थोड़ा सा और हम आपके बारे में बताना चाहेंगे। आप स्पेशलाइज करते हैं साइबर लॉ, साइबर क्राइम लॉ, साइबर सिक्योरिटी लॉ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉ, एंड द लिस्ट इज एंडलेस। And you have been acknowledged as the top-most cyber lawyer in the world by Google Bard, and also as one of the top 4 cyber lawyers in the world. And I'm extremely honored to be sitting next to you. और आपसे आज हम बातें करेंगे। और आज जो खास हमारा विषय रहेगा वो प्रॉपर्टी को लेके जो हमें लगता है बहुत ज़रूरी है उस पर बात करना। तो ज़मीन जायदाद को लेकर अक्सर लोग परिवारों में, लोगों के घरों में झगड़े होते हैं और सालों साल ये झगड़े चलते रहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इन झगड़ों से बचने के लिए कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, प्रॉपर्टी तो हर युग में इम्पोर्टेंट रही है। जमीन जायदाद के ऊपर अक्सर लड़ाइयाँ भी होती हैं, लेकिन अब परिवेश बदल चुका है। क्यों? क्योंकि अब सडनली इंडिया जो है दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलस राष्ट्रों में से एक हो गई, इनफैक्ट सर्व प्रमुख है। दूसरा, हमारे यहाँ लैंड की जो सप्लाई तो उतनी है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली सीधी बात है कि प्रॉपर्टी की कीमतों में इजाफा तो हर माह, हर साल होना ही होना है, अनलेस कोई मेजर कोई इवेंट आ जाए। तो इस संदर्भ में बहुत ज़रूरी है आपको समझना कि प्रॉपर्टी को लेकर बहुत सारे मसले आपके साथ हो सकते हैं, आपके परिवार के साथ हो सकते हैं। कैसे इससे बचा जाए, उसको बचने के लिए आपको एक माइंडसेट दूसरा रखना पड़ेगा। समझना पड़ेगा कि जब भी हम प्रॉपर्टी की या जायदाद की बात करते हैं तो हम आग की गोली की बात करते हैं। ये वो आसार का गोला है कि अगर आप उसे कंट्रोल कर पाएंगे तो चीज़ें नियंत्रण में रहेंगी, लेकिन अगर आपने उसको थोड़ा सा निग्लेक्ट कर दिया और आपने उस वक्त ज़्यादा तवज्जो या ध्यान नहीं दिया तो संभावित तौर पर चीज़ें आउट ऑफ हैंड चली जाएंगी और अक्सर आपको बहुत लंबे सालों तक इंतज़ार करना पड़ेगा। अक्सर जब कहते हैं कि तारीख पर तारीख, तो बात सही है, क्योंकि अदालतों में एक बार प्रॉपर्टी का मुकदमा आ जाए उसको बाय द टाइम आप फर्स्ट लेवल तक ख़त्म करते हैं कई साल गुजर जाते हैं, लेकिन फाइनलिटी वहाँ पर नहीं आती। दूसरी पार्टी फिर अपील करती है, अपील में और कई साल लग जाते हैं, फिर सेकंड अपील आ जाती है। तो इसलिए कुछ बेसिक सावधानियों को अगर आप अपने दिमाग में रखते हैं तो आप प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम से दूर रह सकते हैं। पहला, हमेशा जब भी आप किसी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं आप अपने आप से पूछिए कि मैं खड़ा कहाँ हूँ, खड़ी कहाँ हूँ उस प्रॉपर्टी के संदर्भ में, और मेरे प्रॉपर्टी के संदर्भ में राइट्स क्या है। क्या मैं मालिक हूँ? क्या ये मेरी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है? क्या मुझे विरासत में मिली है? या क्या कोई और कैटेगरी है, किसी ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है? एक बार आपको क्लैरिटी मिल जाए कि प्रॉपर्टी का स्टेटस क्या है, उस हद के बाद आपको क्लैरिटी हो जाती है कि मुझे इसे डील कैसे करना है। अगर तो आपकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं। क्यों? कानून कहता है आपने खुद अर्जित करिए, अपने पैसे से अर्जित करिए, आप मालिक हैं। आप उसे जिस प्रकार से डिस्पोज ऑफ करना चाहें कर सकते हैं, आप पर कोई अंकुश, कोई बंदिश नहीं है। दूसरी बात, हो सकता है प्रॉपर्टी आपके माँ बाप की हो और प्रॉपर्टी आप तक पहुंची हो। अब वो भी पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं। या तो माँ बाप ने कहा हो साहब ये मेरी प्रॉपर्टी है तुम ले लो, लेकिन प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज होती है जो मुंह जुबानी नहीं ट्रांसफर होती। उसके लिए आपको अक्सर दस्तावेज, पेपर्स की आवश्यकता होती है। तो अगर तो पेरेंट्स ने आपके यहाँ विल कर रखी है तब तो विल या वसीयत के माध्यम से आपको प्रॉपर्टी मिल जाती है। कई बार पेरेंट्स कहते हैं नहीं मुझे इसको गिफ्ट करना है, तो वो प्रॉपर्टी गिफ्ट भी कर देते हैं रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड के साथ। कई बार पेरेंट्स कहते हैं नहीं मुझे तुम्हें देना ही नहीं है। मेरे पास एक केस ऐसा आया जहाँ पे एक ही फादर थे, उनका एक ही लड़का था। लड़के से इतने ज्यादा परेशान थे फादर कि फादर ने कहा कि साहब कुछ भी हो जाए मुझे अपनी प्रॉपर्टी अपने लड़के को नहीं दे, और उन्होंने जाते जाते विल कर दी कि ये जो मेरी प्रॉपर्टी है फला पॉलिटिकल पार्टी को मैं दे रहा हूं, लेकिन अपने लड़के को नहीं दे रहा। और उसके बाद वो प्रॉपर्टी पॉलिटिकल
पार्टी के पास चलेगी, लड़के और पॉलिटिकल पार्टी के बीच में लड़ाई चलेगी और चलती रहेगी। तो बुनियादी तौर पर इस लड़ाई का फिर कोई एंड हुआ या वो चली रही? देखिए, उस बात को आज करीबन 22 साल हो गए अभी तक तो चल रही है। देखिए, क्योंकि प्रॉपर्टी की कीमत जो थी उस वक्त कुछ लाखों की थी, अब कई करोड़ों की हो गई है। तो दोनों पार्टी नहीं चाहती कि साहब हम छोड़ें। पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि नहीं, मुझे तो उसको रिटेन रखना है क्योंकि मेरे पास एसेट आ गया। लड़के को लगता है कि साहब ऐसा ही तो अगर मेरे हाथ से चली गई तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, तो चलो लड़ते रहते हैं। तो ये स्लग फेस्ट होता है, ये लगातार चलता रहता है। आजकल बहुत सारे लोगों को लेकर हार्टबर्न भी होती है जब आप प्रॉपर्टी की बात करते हैं, झगड़े भी होते हैं। हम ये भी देखते हैं जब आप बुजुर्ग हैं तो आपको लोग प्रेशराइज करते हैं। कौन प्रेशराइज करते हैं? आपके बेटा बेटी सबसे पहले प्रेशराइज करते हैं, भाई इसको बेच क्यों नहीं देते, मुझे मेरा हिस्सा क्यों नहीं देते। और बुनियादी तौर पर मैं आपको एक निवेदन आपके पॉडकास्ट के थ्रू आपके तमाम सारे व्यूअर्स को करूंगा, कुछ भी हुए लेकिन अपनी जिंदा हयाती में आपने अपनी प्रॉपर्टी किसी को नहीं देनी है। इस बात को आप गांठ मार लीजिए। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में चाहे आपका बेटा आपका रहे या नहीं, चाहे आपकी बेटी आपकी रहे या ना रहे, ये प्रॉपर्टी आपकी रहेगी। तो जब तक आप जिंदा है कोशिश करें प्रॉपर्टी किसी को ना दें, अपने हाथों को काट करके अपने बच्चों के हाथ ना दे दें ताकि वो आपको खुद बिल्कुल डिपेंडेंट बना दें और बेकार बना दें। तो पहली चीज ये क्लैरिटी। दूसरी चीज कि अगर आपने प्रॉपर्टी अर्जित कर भी ली है तो आपको ये देखना है कि उसका करंट स्टेटस क्या है। आपने अर्जित तो कर ली, लेकिन क्या म्यूनिसिपल रिकॉर्ड्स में चीजें सही लिखी गई है, नहीं लिखी गई, म्यूटेशन हुई है या नहीं हुई है? नहीं हुई है तो करा लेनी चाहिए। हम ये ना सोचें कि चलो फादर के नाम प्रॉपर्टी थी, फादर चले गए, उन्होंने मुझे दे दी, चलिए प्रॉपर्टी आज फिर भी फादर के नाम है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आने वाले समय में चीजें और ज्यादा सख्त होने वाली हैं। तो अगर प्रॉपर्टी आपकी है या आपके पास आ गई है तो अपना आप म्यूटेशन जरूर करा लीजिए, अपने नाम करा लीजिए ताकि आने वाले समय में कोई चैलेंज ना हो सके। तीसरी बात, प्रॉपर्टीज को अक्सर जब ट्रांसफर किया जाता है, खासतौर पर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, तो उसमें वसीयत का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। देखिए, लोग अधिकांश तौर पर वसीयत इसलिए भी करते हैं क्योंकि वसीयत पर कोई स्टैंप ड्यूटी नहीं होती। अगर मैं प्रॉपर्टी गिफ्ट करता हूं तो मुझे गिफ्ट डीड बनानी पड़ेगी, उसके ऊपर मुझे गिफ्ट डीड पर स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ेगी, सरकार को दे दूंगा और उसके बाद मेरी गिफ्ट डीड रजिस्टर होगी। लेकिन वसीयत एकमात्र ऐसा लीगल इंस्ट्रूमेंट है जहां पर मैं कहता हूं कि साहब मेरे मरने के बाद ये मेरी प्रॉपर्टी फला बच्चे को या फला व्यक्ति को जाएगी। वो जब ट्रांसफर मैं करता हूं उसमें कोई प्रॉपर्टी स्टैंप ड्यूटी नहीं लगती। लेकिन वसीयत की एक खास बात है, वसीयत एक मुर्दा डॉक्यूमेंट होता है, जिंदा तब हो जाता है जब आप खुद मुर्दे बन जाते हैं। तो इसलिए अक्सर बड़ा जरूरी हो जाता है कि अगर आप प्रॉपर्टी को डील कर रहे हैं तो उसकी प्लानिंग जरूर करें। चलिए, हम लोग अपने आप को सोचते हैं कि हम तो सदैव जीने वाले, ऐसा होता नहीं है। शरीर नश्वर है तो कभी ना कभी तो मृत्यु आएगी। तो मृत्यु के बाद मैं प्रॉपर्टी को कैसे चाहूंगा डील करने के लिए, उसके लिए अच्छी वसीयत बना लें। जिसको देना है नो प्रॉब्लम, माइंड बना लीजिए और वसीयत में स्पेसिफिकली प्रॉपर्टी के डिटेल्स लिखे जाने चाहिए। ये गोल मोल नहीं लिखना चाहिए कि मेरी जितनी प्रॉपर्टी है सब तुम्हारी ना। प्रॉपर्टी का नंबर, प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन, प्रॉपर्टी का पूरा पता उस रजिस्टर, उस विल में होना चाहिए। अब बिल को लेकर भी दिक्कत होती है, क्या वो रजिस्टर्ड विल होनी चाहिए, क्या वो अनरजिस्टर्ड विल होनी चाहिए। अधिकांश लोगों को इस बात के बारे में ज्यादा नहीं पता और लोगों को लगता है कि चलिए रजिस्टर्ड विल है तो पक्का हो गया, कुछ नहीं होने वाला। वैसे ऐसा कुछ नहीं होता। जिसने आपकी विल को चैलेंज करना है वो रजिस्टर्ड विल को भी चैलेंज करता है और अनरजिस्टर्ड विल को भी चैलेंज करता है। हाँ, चैलेंज के बहुत सारे ग्राउंड्स होते हैं कि एक, आपके पास टेस्टिमेंट्री कैपेसिटी नहीं थी, आपके पास क्षमता ही नहीं थी कि आप बिल कर सकते। दूसरा, आपकी मानसिक स्थिति इतनी खराब थी या आप मेंटली एक्टिव नहीं थे, हेल्दी नहीं थे कि आप डिसीजन ले पाते, या आपको ऐसी बीमारी हो गई थी कि आपने खुद अपना स्वयं स्वतंत्र निर्णय लेना छोड़ दिया था। तो इन ग्राउंड्स पर अक्सर विल चैलेंज होता है। बट मैं सजेस्ट करता हूं कि विल आप बनाइए। दूसरा, हो सके तो विल को रजिस्टर करिए। रजिस्ट्रेशन में थोड़ा खर्चा लगता है, थोड़ा समय लगता है, लेकिन जब आप सब रजिस्ट्रार के यहाँ जाते हैं और खुद उसके रजिस्टर के यहाँ साइन करते हैं और आपके सामने वो पूछता है कि साहब ये बिल आपने बनाई है, किसी की इन्फ्लुएंस में तो नहीं है, प्रेशर में तो नहीं बनाई,
आपकी फोटो खींची जाती है, आपके अंगूठे लगाए जाते हैं, आपके दस्तखत लिए जाते हैं, आप 2 विटनेसेस लेकर जाते हैं, उनके दस्तखत लिए जाते हैं। ये तमाम सारी चीज़ें जो हैं इस प्रकार के दस्तावेज को बहुत ज़्यादा ऑथेंटिसिटी दे देती है। इसलिए कानून प्रिज्यूम करता है कि अगर आपने एक रजिस्टर्ड विल बनाई है तो प्रिजम्पशन है कि वो वैलिड है और सही है। हाँ, किसी व्यक्ति के पास फिर भी ये ऑप्शन ओपन है कि वो कह दे कि साहब नहीं, ये तो सब मिली भगत है, इसलिए मैं चैलेंज करता हूँ। और अगर चैलेंज होता तो केवल अदालत ही इसको डिसाइड करती है। चौथी बात, कई बार क्या होता है कि माँ बाप बिना किसी विल दिए चले जाते हैं। क्यों? उन्हें खुद डर लगता है कि सब मैं विल दे दूंगा या दे दूंगी, हो सकता है कल मेरे को खून से मार देंगे। मेरे पास एक केस आया जहाँ फादर एक बहुत ही प्रतिष्ठित ब्यूरोक्रेट होने के बावजूद भी, उनको रिटायर हुए 15 साल हो गए, वो आए मुझसे, उन्होंने एडवाइस ली कि साहब मुझे बिल लगानी चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल बिल लगाइए। इससे नहीं, मैं बिल आप मुझे बना दीजिए, लेकिन मैं डिसाइड करूंगा मैं इस पर साइन करूंगा या नहीं करूंगा। और अंतिम समय तक उन्होंने बिल पर साइन नहीं किए। उनको ही डर था कि चलो आज मैं बिल पे साइन कर दूंगा, मेरा जो लड़का है लड़की है उसकी मेरे प्रति जो रिएक्शन वो बदल जाने वाला है, तो मैं क्यों किया जाए, इनको लटकाए रखो। मुझे लगता है वो थॉट प्रोसेस गलत है। आपको कहीं ना कहीं कागज रखना चाहिए और विल बना के अपने लॉकर में रख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ, कल को मूड बदला कि साहब नहीं है, कानून कहता है कोई दिक्कत की बात नहीं, आप दूसरी विल बना लीजिए। विल बनाने के लिए किसी वकील के पास भी जाने की जरूरत नहीं है। कानून तो यहाँ तक है कि आप बाथरूम में हैं, एक आप टिश्यू आपको नजर आया, आपने टिश्यू पे कुछ चीज लिख दी कि साहब मेरे जाने के बाद मेरी प्रॉपर्टी फला व्यक्ति को मिलेगी और साइन कर दिया। कानून उस टिश्यू को भी एक वैलिड विल मानता है। तो वो ऑथेंटिक कैसे होगी? जैसे जो आपने बात की, अगर माता पिता गुजर जाते हैं, सपोज पिताजी गुजर गया है, उसके बाद प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट माताजी के नाम हो जाती है, जो होता है फिर माताजी भी चली गई। और अगर पिताजी ने विल नहीं बनाई है, बच्चों के नाम नहीं बनाई है, और लड़की का जैसे कि आजकल कानूनन हक है, लड़की को भी मिलना चाहिए, और लड़की की शादी हो जाती है और लड़की वो मांगने से हिचकिचाती है। आजकल ये बहुत कॉमन हो गया, लड़कियां हिम्मत नहीं कर पाती हैं कि मेरा भी हिस्सा फलानी प्रॉपर्टी में है, मुझे भी मिलना चाहिए। और शादी के बाद खासकर वो हिम्मत ही नहीं जुटा पाती मांगने के लिए उस अपना हिस्सा जो होता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए अगर पिताजी ने विल नहीं बनाई है और लड़की को अपना हिस्सा चाहिए प्रॉपर्टी में, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? कानून बहुत क्लियर है। कानून कहता है कि अगर पिताजी ने विल नहीं बनाई तो ऐसा नहीं है कि सारी प्रॉपर्टी माताजी के पास चली जाएगी। नहीं, माताजी विल बी वन ऑफ द क्लास 1 ईयर्स, यानी कि अगर विल नहीं है और अपने पास उनकी बियॉन्ड उनकी वाइफ है, उनका लड़का लड़की है, तो सबको एक एक हिस्सा मिलेगा। तो माताजी को 1/3 हिस्सा मिलेगा। और माताजी भी गुजर जाती है, माताजी गुजर जाएंगी तो फिर जितने बच्चे रह जाएंगे उनके 50-50, या जितने उनकी सपोजिंग 5 बच्चे हैं तो 1/5 हिस्सा सबका मिलेगा। लेकिन अक्सर क्या होता है कि प्रॉपर्टी एक होती है, बंदे ज्यादा होते हैं, तो एक प्रॉपर्टी को फिजिकली आपको डिवाइड करना बड़ा मुश्किल होता है कि साथ क्या किया जाए, इसमें से कौन सा कमरा तुम्हारा, कौन सा कमरा मेरा। तो इसलिए अक्सर पार्टीशन के लिए आपको जाना पड़ता है, और पार्टीशन का मुकदमा अदालत में हम लोग दर्ज करते हैं और फिर अदालत डिटरमिन करती है कि साहब इसकी किस तरीके से पार्टीशन की जा सकती है, बाय मीट्स या बाउंड्स, या अगर पार्टीशन नहीं हो सकती तो क्या उसे बेचा जा सकता है, और उसके बेचने के बाद जितना पैसा बच गया है क्या वो जितने भी वारिसों में उनमें डिवाइड किया जा सकता है। लेकिन कानून अब बहुत क्लियर है। आज कानून ये है कि अगर आपने बिल लिख दी तो बिल को मान्यता प्रदान की जाएगी, बिल नहीं लिखी तो जितने भी आपके वारिस रह गए उन सब का हिस्सा हो जाएगा, और फिर झगड़े और बढ़ जाएंगे। तो अक्सर हम एक ये मॉडल अप्लाई करते हैं, क्लाइंट्स को बताते हैं कि चलो अगर आपको कंट्रोल में रखना है तो आप कहिए कि जब तक मैं जिंदा हूँ ये प्रॉपर्टी मेरी, मेरे जाने के बाद मेरी प्रॉपर्टी मेरी वाइफ की, और या तो आप वाइफ को कंप्लीट पावर दे दीजिए कि वो प्रॉपर्टी को जैसे डिस्पोज ऑफ करना चाहे कर दें, या आप ये कह सकते हैं कि कंडीशन कि मेरे जाने के बाद ये प्रॉपर्टी मेरी वाइफ की, लेकिन मेरी वाइफ उसे बेच नहीं पाएगी, और उनके डेथ के बाद ये प्रॉपर्टी फला तरीके से बन जा सकती है या इस तरीके से डिवॉल्व हो सकती है। तो परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस अलग अलग होते हैं, लेकिन लिखत में होना जरूरी होता है। ओरल विल कानून नहीं मानता कि साहब मैं ओरली कह गए थे। कानून कहता है कि साहब आज आप विल करने हैं, दस्तावेज होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए, उसके अंदर 2 विटनेसेस होने चाहिए, और वो 2 विटनेसेस आपके साथ होने चाहिए। कानून बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। वो कहता है कि साहब चलिए मुझे आज विल बनानी है, तो कानून कहता है आप विल बनाइए, विल के साथ साथ 2 विटनेस को लीजिए,
जब आप साइन करेंगे तो आपके दोनों विटनेसेस आपके साथ होने चाहिए। आप दोनों विटनेसेस के सामने साइन करेंगे और आपके सामने हर दो विटनेस भी साइन करेगा, तो तीनों लोग एक दूसरे के साथ अपनी मौजूदगी में इसको साइन करेंगे। तो जो विल बनती है उस पर तारीख लिखनी भी जरूरी होती है? ओपन-एंडेड विल तो रखी नहीं जा सकती, क्योंकि तब झगड़े पड़ जाएंगे कि साहब ये विल कभी हुई थी या नहीं हुई थी। आजकल प्रॉब्लम क्या होती है, आजकल बच्चे खास तौर पर किसी बहाने से अपने पेरेंट्स को कहते हैं साहब ये साइन कर दीजिए, ये कागज साइन कर दीजिए, अक्सर कुछ ब्लैंक पेपर साइन करा लेते हैं। और आजकल एक नया ट्रेंड देखने को मिला है कि लोग ये ब्लैंक पेपर के ऊपर बंदे की डेथ होने के बाद उस पर टाइप कर देते थे कि साहब ये विल बन गई। तो झूठी विल का प्रचलन जो है बहुत ज़्यादा हो गया है। तो जैसे कि ऐसा भी होता है क्या कि जैसे सपोज पिताजी गुजर गए और मतलब माता पिता दोनों नहीं है, तो हैंडराइटिंग भी कॉपी हो जाती है? आज की तारीख में क्या कुछ नहीं हो सकता है, जुगाड़ का जमाना है, आजकल हर कुछ हो सकता है। तो लोग अक्सर आजकल ऐसे झूठे हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स लेकर आते हैं जो एग्जैक्ट आपकी हैंडराइटिंग को कॉपी कर पाते हैं। और अब तो छोड़ दीजिए, अब तो जमाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आ गया है। आपके पास एक सिग्नेचर है, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दीजिए कि साहब ये मेरा सिग्नेचर है, इस सिग्नेचर को आपने कॉपी करके इस तरीके से साइन करना है कि ताकि ओरिजिनल लगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको बिल्कुल ओरिजिनल प्रकार के सिग्नेचर लाकर दे देगा। वैसे भी आजकल झूठे सिग्नेचर बहुत लगाए जाते हैं, तभी झगड़े ज़्यादा बढ़ते हैं, क्योंकि एक बच्चा कहता है कि साहब ये दस्तखत है नहीं, दूसरा बच्चा कहता है नहीं दस्तखत ये है। अब कौन डिसाइड करेगा? अदालत डिसाइड करेगी, उसके ऊपर आपको एविडेंस लीड करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर आपने प्रॉपर्ली एक डॉक्यूमेंटेड विल बना रखी है, उसको आपने रजिस्टर कर रखा है, तो उसकी चैलेंज की चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। अगर आपने म्यूटेशन करा रखी है तो आपने अपने किले को और ज़्यादा मजबूत बना दिया है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि चलिए माँ बाप चले गए, उन्होंने कुछ विल नहीं छोड़ी, लेकिन चार भाई बहन हैं। अब उन्होंने कहा कि साहब लड़ने से क्या फायदा, बेहतर है चलो मिल के हम लोग एक साझा एक सेटलमेंट कर लेते हैं। तो उस दौर में हम लोग एक फैमिली सेटलमेंट, लीड ऑफ फैमिली सेटलमेंट भी करते हैं, जहाँ पर पार्टीज कहते हैं कि ठीक है हम सबका इतना हिस्सा है, लेकिन हम अपने हिस्से को फोरगो करते हैं और हम उसको एक कॉमन हौच-पौच में डाल देते हैं और कहते हैं कि साहब इस तरीके से डिवीजन होगा। तो उस डिवीजन को भी कानून मान्यता देता है और उसको अमल किया जाता है। पर इसमें लड़की का क्या हिस्सा आता है? बिकॉज कितने लोगों से मतलब सुनने में आता है कि लड़कियां बेचारी जो है स्पेशली शादी के बाद जो है उनको वो हिम्मत ही नहीं कर पाती हैं कहने के लिए कि ये हमारी प्रॉपर्टी, इसमें मेरा भी हक है। तो उसमें ये बहुत बड़ा एक चैलेंज लड़कियों के लिए, शादीशुदा लड़कियों के लिए। देखिए, वो ज़माना होता था जहाँ लड़कियों को अधिकार नहीं होता था, लेकिन अब कानून बहुत क्लियर है, लड़कियों को इक्वल अधिकार है, आपको मांगना है। और अगर आप हिम्मत करनी है। बहुत बार लड़कियाँ कहती हैं कि साहब मैं मैरिड हूँ, मैं सेटल हूँ, मेरा हस्बैंड अच्छा कमा रहा है, मुझे नहीं चाहिए। तो वो रिलिंक्विश कर देती हैं अपने राइट को कि मैं गिव अप कर देती हूँ, और अक्सर रिलिंक्विशमेंट डीड साइन कर देती हैं, जिसे रजिस्टर करना पड़ता है। एक बार आपने रिलिंक्विशमेंट कर दी तो आपने दोनों हाथ काट के टेबल पे रख दिए, फिर आप वापस नहीं कर सकते। हाँ, बाद में आप जरूर मुकदमा दाखिल कर सकते हैं कि साहब रिलिंक्विशमेंट डीड पे इन्होंने हमसे झूठ फरेब के साथ दस्तखत करा दिए और अदालत देखी। बट अक्सर रिलिंक्विशमेंट डीड सोच समझ के करनी चाहिए, क्योंकि उसका असर आपकी करंट और फ्यूचर जनरेशंस और उसके प्रोस्पेक्ट पर आ सकता है। लड़कियों को पूरा अधिकार है, मांगना चाहिए। अब तो लोग लड़कियां जो है कुपार्सल मानी जाती हैं, कानून में बहुत क्लियर आ गया है, और अगर उनको वंचित किया जा रहा है तो वो उसके मतलब आवाज उठा सकती है। हाँ, लेकिन कानून कहता है कि अगर माता पिता ने अपनी वसीयत में कह दिया लिख के कि साहब ऐसा है कि मैंने अपनी लड़की के लिए सारी जिंदगी बहुत कुछ कर दिया है, अब मैं और कुछ नहीं करना चाहता, और ये मेरी वसीयत है और मेरी वसीयत के अनुसार लड़की को कुछ नहीं मिलना चाहिए। अगर वसीयत है तो फिर कानून कहता है कि वसीयत को हम प्राथमिकता प्रदान करेंगे, वरना कोशिश होती है कि साहब अगर नहीं है तो सब लोगों का इक्वल शेयर है। तो बेसिकली आप जो बात कर रहे हैं कि लड़कियों में हिचकिचाहट है, मुझे दूसरा पिक्चर नजर आता है। मुझे तो आजकल लड़कियां ओपनली आके कहती हैं कि साहब मुझे अपना शेयर चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी की कीमतें आज करोड़ों हो गई। तो चलो कुछ भी मिलेगा तो लाखों करोड़ों तो मिलेंगे। और वही होता है ना, मतलब जैसे कई लोगों को मैं जानती हूँ जिनसे बात हुई है जिनको नहीं मिला अधिकार, तो वो यही कहती कि क्या लड़ना, मतलब वही होता है ना, वो अपना खून होता, भाई होते, उन्हें लगता है कि क्या उनके खिलाफ केस करना। उस चक्कर में भी लड़कियां बेचारी चुप हो जाती हैं और फिर वहाँ पे उनका हिस्सा मारा जाता है। ये भी बात सही है। मैं तो कहूँगा चाहे आप लड़के हों चाहे आप लड़की हों, आपको सतर्क और सावधान रहना है।
अगर आपका हिस्सा बन रहा है तो हिस्सा लेना जरूर चाहिए। अगर आप अपनी मनमर्जी से हिस्से को रिलिंक्विश करना चाहते हैं, गिव अप करना चाहते हैं, वो भी अपनी मनमर्जी से कर सकते हैं। लेकिन जो भी कदम उठाएं सोच समझ के उठाएं, दस्तावेज रिटन होने चाहिए, दस्तावेज रजिस्टर्ड होने चाहिए, तभी आगे काम बढ़ सकता है। अगर जैसे कोई प्रॉपर्टी है बहुत पुरानी, जैसे होता है ना, चली आ रही है खानदान, मतलब कई पीढ़ियों दर पीढ़ी चली आ रही है, और खरीद ली, सपोज हमने खरीदी और वो रजिस्टर्ड नहीं है, और जिनसे खरीदी वो भी अब इस दुनिया में नहीं है, तो ऐसे में क्या है, आप उस प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं क्या? देखिए, अक्सर कानून कहता है कि जब आपने किसी चीज को खरीदना है तो एक रजिस्टर्ड सेल डीड के द्वारा ही खरीद सकते हैं। ऑफ लेट कुछ सालों से, कुछ दशकों से प्रचलन चला कि चलो बॉस, सेल डीड कौन कराता है, जीपीए करा लेते हैं, जनरल पावर अटॉर्नी पे खरीद लेते हैं, कब्जा ले लेते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी जनरल पावर अटॉर्नी पे खरीदी है तो उसका कोई लीगल टाइटल नहीं है। लीगल टाइटल तभी होगा जब आपने रजिस्टर्ड सेल डीड कर रखी है। तो आपने जैसे केस बताया कि आपने प्रॉपर्टी एग्जिट तो कर दी, उस वक्त जिस व्यक्ति था उससे आपने सेल डीड नहीं कराई, वो व्यक्ति चला गया। आज प्रॉपर्टी पे आप मलकियत के अधिकार एक्सर्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन कानूनी दस्तावेज नहीं होते, डॉक्यूमेंट नहीं होते, तो उसमें आपको इस तरह की प्रॉपर्टी को बेचने में दिक्कत आती है। अच्छा। तो अक्सर बायर्स कहते हैं कि साहब प्रॉपर्टी डिफेक्टिव है, टाइटल डिफेक्टिव है, तो अगर 100 रुपए की प्रॉपर्टी तो हम आपको 50 रुपए देंगे, पैसे कम देंगे। अच्छा। या कई बार लोग कहते हैं कि साहब हम आपको कब्जे के पैसे दे रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी का टाइटल तो क्लियर है नहीं, तो कब्जे के पैसे होते हैं अक्सर कम होते हैं। लेकिन तभी कहते हैं कि अगर आप ड्यू डिलिजेंस कर लीजिए, जिससे प्रॉपर्टी खरीदी है, या तो अगर आप सेल डीड नहीं कराना चाहते तो उनसे आप वसीयत करा लीजिए कि चलिए उनके जाने के बाद ये प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी। आप जीपीए बहुत लिमिटेड कॉन्सेप्ट होता है, जनरल पावर अटॉर्नी कॉन्सेप्ट होता है कि साहब ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे पास समय नहीं होता इसको देखने के लिए, चलिए मैं आपको अधिकार देता हूँ कि आप मेरे बिहाफ पर एक प्रॉपर्टी मैनेज कर लीजिए, देख लीजिए। अधिकार सिर्फ मैनेज करने का, देखने का होता है, अधिकार मलकियत का नहीं होता। मलकियत आपको केवल ओनरशिप जो है वो रजिस्टर्ड सेल डीड के साथ ही आती है। सो यू हैव टू बी मोर केयरफुल। तभी कहते हैं ड्यू डिलिजेंस बहुत ज़रूरी होती है। और अगर आप बहुत बड़े टब्बर में, बहुत बड़े परिवार में, तो अक्सर आप समझ लीजिए कि प्रॉपर्टी को लेकर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो होनी होनी। तो अपनी ना चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन हर एक के साथ खुला रखें, हर एक के साथ लड़ के बैठ के करने का फायदा हो नहीं पाता। बट रियलिटी है कि अगर आप सबके साथ अपना संपर्क स्थापित रखेंगे तो कहीं ना कहीं उसकी एमिकेबल सेटलमेंट ढूंढने का प्रयास करेंगे। वही तो सबसे बड़ा मुद्दा आजकल परिवार में लड़ाई का, प्रॉपर्टी, पैसा, ये है। और सब अच्छा चल रहा होता है, लेकिन प्रॉपर्टी की जहाँ बात आती है वहाँ पे घर में लड़ाई झगड़ा होती है, परिवार अलग अलग हो जाते हैं। कारण ये है ना कि प्रॉपर्टी की कीमत इतनी हो गई है। आज आप दिल्ली में देख लीजिए, कोई भी फ्लैट आपको कई करोड़ों से कम मिलता नहीं, तो व्यक्ति को लगता है कि साहब इस प्रॉपर्टी की जितनी कीमत है उसको, पैसे को मुझे कमाने में कई साल लग जाएंगे, लेकिन चलो मुकदमाबाजी कर लेते, कुछ ना कुछ तो मिले। उस चक्कर में परिवार खो देते हैं। तो देखिए, ह्यूमन रिलेशनशिप अक्सर रिश्ते जो है वो गवा बैठते हैं इस चक्कर में। बिल्कुल। अगर जैसे नॉन रेजिडेंट इंडियन है, वो प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है यहाँ पे, या उसको कोई वसीयत में मिल रही है यहाँ पे, तो क्या क्या उसको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, अगर आप नॉन रेजिडेंट इंडियन हैं तो एक बार क्लियर कर समझ लीजिए कि कानून आप पर कोई बंदिश नहीं डालता, किसी प्रकार की प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं इंडिया में, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे वो रेजिडेंशियल। अच्छा। सिर्फ आप फार्म हाउस, फार्म लैंड को नहीं खरीद सकते, एग्रीकल्चर लैंड को नहीं खरीद सकते, अदरवाइज कोई बंदिश नहीं है। कोई बंदिश नहीं है। नंबर 2, अगर आप खरीदते हैं तो आपको बैंकिंग चैनल से ही पेमेंट करनी पड़ेगी। आपका एनआरआई अकाउंट होगा, एनआरओ अकाउंट होगा, फॉरेन करेंसी अकाउंट होगा, उससे ही पेमेंट आप ले सकते हैं या दे सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात कि जब आप लेते हैं और रजिस्टर्ड करते हैं तो ऑब्वियसली इतला उसकी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ की बात जाती है, लेकिन क्योंकि आप एनआरआई है, हम अक्सर कहते हैं कि आप एक रूटीन इंटीमेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी दे दें कि साहब मैं एनआरआई हूँ, ये मेरा एनआरआई कार्ड नंबर है, मैंने ये प्रॉपर्टी खरीद ली है, ये रजिस्टर्ड सेल डीड है, आपको इतला दे रहा हूँ, सो दैट एटलीस्ट सब क्लियर रहे, कोई प्रकार की एजेंसी में कोई कंफ्यूजन ना हो। हाँ, ये तो बात हुई आपके अर्जित करने में। क्या अगर आप एनआरआई हैं तो आपको रिस्ट्रिक्शन है किसी चीज़ को इनहेरिट करने में? कानून कहता है कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं।
आपको वसीयत में कुछ भी चीज़ मिल सकती है, चाहे वो लैंड हो, उसमें फिर फार्म लैंड भी हो तभी आपको मिल सकता है। अच्छा, तो आप अच्छा खरीद नहीं सकते पर वसीयत में है वो मिल सकता है, इनहेरिट कर सकते हैं, आपको बिक्विट किया जा सकता है, खरीद नहीं सकते वो, हम्म। क्योंकि थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शन की जाती है। हाँ, जो आप ट्रांजैक्शंस करें सब कुछ अब अपलोड करिए, क्योंकि जो कुछ अगर आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन से करेंगे अच्छा रहेगा। अगर आप सोचते हैं कि साहब मैं NRI हूँ, चलो मैं कुछ कैश ले लेता हूँ और चलो कैश में आगे निपटा लूंगा, तो वहाँ कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आएगी। फार्मलैंड खरीदने में क्या दिक्कत आती है? देखिए, कानून बेसिकली समझता है कि साहब ये जो कृषि लैंड है, फार्म लैंड है, ये अल्टीमेटली वो जमीन है जिससे किसान हल जोतता है, वहाँ से अपनी जीविका कमाता है। तो जिन लोगों ने कभी भारतवर्ष आना ही नहीं है तो खरीद ब्लॉक करेंगे, वो सारा जो लैंड ब्लॉक है वो बिल्कुल पूरी तरीके से फ्रीज हो जाएगा। और जो लेजिटिमेट लोग हैं जिनका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है इस तरह के लैंड के लिए, वो अक्सर वंचित हो जाते हैं। इसलिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस डाल दी गई हैं और कोशिश आपको ये करनी है कि आप इंटीमेशन ज़रूर दे दीजिए। कोशिश ये भी ज़रूर करिएगा कि कैश में कुछ ट्रांजैक्शन मत लीजिएगा, क्योंकि कानून कहता है कि जितना पैसा आप लेते हैं और बैंक अकाउंट में लेते हैं, एक साल में $1 मिलियन तक का जितना पैसा आप अपनी कंट्री जहाँ पर आप रहते हैं आप वहाँ भिजवा सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में। तो अल्टीमेटली आपने जब चीज़ें बेचनी है और पैसे अर्जित करने हैं तो इस कैश का क्या करेंगे? बेहतर है कि आप उसको अपने अकाउंट में लीजिए और हर साल $1 मिलियन तक का आप ट्रांसफर सारे ट्रांजैक्शन जो है वो बैंक के थ्रू होता है अगर NRI को कुछ लेना है। जी हाँ, क्योंकि अगर आप कैश रिलेटेड करेंगे तो एक तो उसका सबूत नहीं होगा, नंबर 2 उसके ऊपर आप पर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन हो सकता है, नंबर 3 इल्ज़ाम लगाया जा सकता है कि आप इसको मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अननेसेसरी हेडेक्स हो सकते हैं। देखिए, प्रॉपर्टी का गेम जो होता है लॉन्ग टर्म गेम होता है, शॉर्ट टर्म नहीं होता। ऐसा नहीं हुआ कि चलो आज प्रॉपर्टी खरीदी कल बेची, परसों खरीदी परसों बेची, ऐसा नहीं होता। एक बार आपने खरीद ली, कुछ देर तक आप स्टे पुट रहते हैं, तो आप इंश्योर करें कि जब तक आप स्टे पुट रहें तब तक आपकी इंजॉयमेंट में, आपकी यूसेज में कोई प्रॉब्लम ना हो। और जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं एटलीस्ट उसके कब्जे जो है वो जरूर देख लीजिए कि कब्जा आपके पास होना चाहिए। आपने कागज में प्रॉपर्टी तो खरीद ली, जो वहाँ पे गए पता लगा कि साहब उस प्रॉपर्टी पे तो कोई और कब्जा करके बैठा हुआ है। तो इसलिए कोई भी प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले आप तफ्तीश करें, ड्यू डिलिजेंस करें, मौका मुआयना करें, मौके पर जाएं और जाके देखें कि साहब कब्जा किनका है, क्या सेलर का है या नहीं, और क्या जब मुझे चाबी मिलेगी डालेगी तो क्या मैं कब्जा एंजॉय कर पाऊंगा। तो ये सब कैसे पता लगेगा? सपोज कोई NRI है जो यहाँ पे अपने लिए कुछ खरीदना चाह रहा है, जो प्रॉपर्टी को खरीदना चाह रहा है, पहले तो वहाँ जाके प्रॉपर्टी की फिजिकल इंस्पेक्शन कर लें कि प्रॉपर्टी की कंडीशन क्या है, क्या कागज कुछ और बोल रहे हैं और एक्चुअली कुछ और। दूसरा, अपने आप को सेटिस्फाई कर लें कि प्रॉपर्टी का कब्जा सेलर के पास है या नहीं। अगर कब्जा उसके पास नहीं है तो आप प्रॉपर्टी ना खरीदें। तीसरी बात, आप चेन जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जरूर मांग लीजिए। उसका ओरिजिनल सेल रेट किसके पास थी, फिर किसको बेचा, फिर किसको बेचा, फिर अब सेलर के पास आया, तो इसे कहते हैं चेन ऑफ कस्टडी डॉक्यूमेंटेशन। वो चेन पूरी ले लीजिए, देख लीजिए कि साहब इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली जो टाइटल ओरिजिनल ओनर के पास था वही टाइटल फाइनल सेलर के पास आना चाहिए। बीच में कहीं झोल हो गया तो कागज बताएंगे झोल हो गया, तो कागजों को पढ़ना जरूरी है। अक्सर NRIs के पास वो टेक्निकल न्यूएंसेस नहीं होते, समय भी नहीं होता। एक और इसका गुण है, वो ये है कि साहब कई बार लोग ही आपको झूठ बोलते हैं कि साहब सब कुछ ठीक ठाक है। उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप एक बैंक के पास जाइए और बैंक को कहिए मुझे ये प्रॉपर्टी खरीदना है, इसके लिए मुझे बैंकिंग लोन दीजिए। जब बैंक आपको लोन देने का निर्णय लेगा उससे पहले उसकी ड्यू डिलिजेंस करेगा, उसी से पता लगेगा, उससे वो तमाम सारे कागज आ जाएंगे और उनके पास पूरी रिपोर्ट आ जाएगी कि ये प्रॉपर्टी ठीक है, इसका टाइटल ठीक है या नहीं है। एक बार बैंक अगर आपको लोन देने के लिए राजी हो जाता है तो ये सिंगल मोस्ट एग्जाम्पल है, और एक बार बैंक आपको देने को तैयार हो जाता है तो आप मत लीजिए, लेकिन बैंक आपको तभी देगा जब टाइटल क्लियर हो जाता है। तो उसमें फिर आपको डबल प्रिकॉशन हो जाती है कि चलिए मेरा प्रॉपर्टी वेंडर जो भी बोल रहा है, बैंक मुझे बता रहा है कि प्रॉपर्टी जो है फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंसेस है। प्रॉब्लम ये होती है कि प्रॉपर्टी आपकी है, आप मुझे बेच रहे हैं, पता लगा आपने प्रॉपर्टी किसी और के यहाँ गिरवी रख दी या किसी और के ऊपर इंटरेस्ट दे दिया, या लेकिन सेल डीड मुझे कर रहे हैं, 4 लोगों को पहले भी सेल डीड कर चुके हैं। इस तरह के आजकल झोल जो है बहुत ज्यादा हो रहे हैं।
सबसे सेफ है अगर बैंक से लोन ले रहे हैं तो बैंक हमें मदद कर सकता है जी। और अगर हम बैंक से लोन नहीं ले रहे हैं तो फिर जैसा आपने बताया कि लॉयर्स हैं जो प्रॉपर्टीज को डील कर रहे हैं जो दूसरी बात आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपने जो रेलेवेंट स्टेट पर जहाँ पर हैं उनकी लैंड रिकॉर्ड्स आजकल ऑनलाइन उपलब्ध होते हैं। अच्छा। तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर चले जाएं, वहाँ पर आपको ये विभिन्न प्रकार की सेवाएं मिलती हैं जहाँ पर लैंड म्यूटेशन रिकॉर्ड्स आपको मिल सकते हैं। उनको भी आप ऑनलाइन देख लीजिए, वो सब ठीक रहता है, वो ठीक रहता है बिकॉज वो गवर्नमेंट मेंटेन कर रही है और गवर्नमेंट आपको ऑफिशियल रिकॉर्ड की कॉपी दे रही है। सो उससे भी क्लैरिटी हो जाती है कि आपका ये डॉक्यूमेंट आपके पास ये सही है या नहीं है और क्या व्यक्ति विशेष की एक्चुअल कब्जा है या नहीं है या ओनरशिप है या नहीं। मैंने वो ऐसे केस देखे हैं जहाँ पर बंदा आया है सेलर, उसने कहा कि साहब ये देख लीजिए ये प्लॉट ऑफ लैंड बहुत अच्छा है, चारों दीवारी है, चाबी मेरे पास है, मैं आपको सेलिएट करता हूँ। ये कोई एनआरआई का जो है, एनआरआई ने कहा कि चलिए एक एकड़ की प्रॉपर्टी है, चलो ले लेता हूँ, सीलिएट करके जब आपकी चाबी भी लेनी, जब आप वहाँ पहुँचे पता लगा चाबी पे तो ताला लगा नहीं, ताला तो किसी और का था और वो प्रॉपर्टी पता लगा कि वो प्रॉपर्टी को सेलर ने 4 अलग-अलग लोगों को 4 अलग-अलग सेल डीड्स के माध्यम से बेच दिया, पैसे खा लिए, भाग गए। अब जो है एनआरआई फंस गए बिकॉज उनकी प्रॉपर्टी उनके हाथ में नहीं है, पैसे पूरे चले गए। क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन चल रही है, लेकिन क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से होता क्या है, अल्टीमेटली वो व्यक्ति विशेष तो पकड़ा नहीं जाता, मोर इम्पोर्टेंटली आपके पैसे तो गए। अगर आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया और कुछ फ्रॉड हो गया तो आपका एकमात्र रास्ता होता है, एकमात्र एक्सपेक्टेशन होती है कि साहब मेरे पैसे वापस मिल जाए या मेरी प्रॉपर्टी मिल जाए। लेकिन जब आप क्रिमिनल एक्शन लेते हैं तो अक्सर ना पैसे मिलते हैं ना प्रॉपर्टी मिलती है। तो ड्यू डिलिजेंस, सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है, जल्दबाजी नहीं करनी। बहुत सारे लोग जल्दबाजी में बहुत काम कर लेते हैं। फाइन प्रिंट को पढ़ना जरूर है, कागजों को पढ़ना जरूर है। अक्सर आजकल बिल्डर्स होते हैं, आपको कहते हैं कि साहब ये फ्लैट देख लीजिए, सैंपल फ्लैट है, इतना खूबसूरत फ्लैट है, ये देंगे वो देंगे, हम आपको सेल डीड करते हैं। उसकी जो दस्तावेज है उनको ना केवल खुद पढ़िए, वकीलों से पढ़ाइए। क्यों? ये इन्वेस्टमेंट जरूरी है। आज आपने जो भी प्रॉपर्टी खरीदी, आज आपको महंगी लगेगी, आने वाले समय में वो प्रॉपर्टी हमेशा आपको सस्ती नजर आएगी। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी में तो हमेशा अप्रिशिएट होना ही है। तो इसलिए सिरदर्दी ना पालें, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज में हाथ ना डालें। बहुत लोग ये कहते हैं कि साहब हम गुंडे हैं, क्या बात है, हम ये प्रॉपर्टी ले लेते हैं, वो ले लेते हैं, हम निपट लेंगे सब कुछ। अगर तो आपका वो माइंडसेट है तब तो मैं आप कुछ नहीं, आपके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज के चक्कर में ना पड़े। आजकल एक और चक्कर होता है, वो ये होता है कि चलो जी मैंने बैंक से लोन लिया, प्रॉपर्टी गिरवी रख दी, मैं लोन दे नहीं पाया, बैंक ने मेरी गिरवी वाली प्रॉपर्टी बेच दी बैंक ऑक्शन में। बैंक ऑक्शन में प्रॉपर्टी की कीमत 10 करोड़ है, जाती है 5 या 6 करोड़। तो विद द रिजल्ट बहुत सारे लोग इंतजार करते हैं कि चलो बैंक ऑक्शन आ रहा है, बैंक ऑक्शन में खरीद लेंगे। बैंक ऑक्शन में थोड़ा चीजें क्लैरिटी रहती है, लेकिन वहां पर भी लिटिगेशन का डर रहता है, क्योंकि जिसकी प्रॉपर्टी जा रही है वो कभी ना कभी तो मुकदमा करेगा, साहब बैंक ने गलत तरीके से मेरी प्रॉपर्टी का ऑक्शन किया है या कम पैसों में ऑक्शन किया है, तो हो सकता है आपको भी पार्टी बनाया जा सकती है। तो मैं तो कहता हूँ आज वो समय आ गया है, हेडेक पालने का टाइम नहीं है। आज वो टाइम है, प्रॉपर्टी आपने बना ली, साफ सुथरी बनाई और आजीवन के लिए बनाई, वो बहुत जरूरी है। ऐसा भी होता है, बिल्डर्स अक्सर आपको जो वो सैंपल फ्लैट है इतना सुंदर दिखाते हैं, फिर पर जो रियलिटी में आपको मिलता है उसमें फिर बहुत कमियां निकल रही होती हैं उन घरों में। देखिए हम आजकल सोशल मीडिया के दौर है तो हम लोग फिल्टर्स इस्तेमाल करते हैं अपने आप की शक्ल को बताने के लिए। आप बिल्डर्स भी ऐसा ही करते हैं, सैंपल फ्लैट वो होते हैं कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। तो सैंपल फ्लैट के भाव में आप बह ना जाए, आप इंश्योर करिए कि आपको क्या क्या जो प्रिस्क्रिप्शंस हैं, आपकी जो पैरामीटर्स हैं, वो लिखत में क्या दिए जा रहे हैं और क्या वो एक्चुअली साइट पर मैप हो रहे नहीं हो रहे। आप प्रॉपर्टी की बात करते हैं, आजकल ना खासतौर पर बड़े शहरों में, महानगरों में एक नया ट्रेंड शुरू हो गया। पोस्ट कोविड जो है लोगों के पास बहुत अनसर्टनिटी आ गई है, तो लोग कहते हैं मुझे कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेना है। तो आपके पास घर है, कोई बात नहीं, मैं इसको कोलैबोरेशन में दे दूंगा बिल्डर को। तो बिल्डर क्या करेगा कि साहब आपके पूरे घर को डिमोलिश करेगा, 4 फ्लोर बनाएगा, 1 फ्लोर अपने पास रखेगा, 3 फ्लोर आपको देगा। आप मत सोचेंगे साहब क्या बात है, मुझे तो 1 फ्लोर के बजाय 3 फ्लोर मिल रहा है और मेरे को कुछ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी नहीं देनी, बहुत बढ़िया। लेकिन जो कोलैबोरेशन एग्रीमेंट है उसको अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे
तो आपको प्रॉब्लम होगी। हम अधिकांश तौर पर आजकल देख रहे हैं कि अगर 10 कोलैबोरेशंस होती हैं तो उसमें करीबन 8 में झगड़े शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अक्सर बिल्डर कहता है या कोलैबोरेटर कहता है कि जी मुझे कम से कम पैसे में चीज़ खड़ी कर देनी है। तो जब पैसे की वो कॉर्नर्स कट करेगा तो आपको क्वालिटी देगा नहीं। आप सोचते हैं कि साहब मुझे 5 स्टार वाली चीज़ मिलती है, आपको 2 स्टार वाली है, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर झगड़ा शुरू हो जाते हैं, मैटर्स अदालत के सामने आते हैं, कंज्यूमर कोर्ट्स में आते हैं। तो प्रॉपर्टी एक बहुत ही विचित्र प्रकार का एनिमल है और आपको उसकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझना चाहिए। अगर आपने उसको नमन करके दूर से उसको ड्यू डिलिजेंस के साथ नहीं देखा, हैंडल नहीं किया, तो प्रॉपर्टी आपको ऐसे सबक सिखाती है कि आजीवन आपको याद रह जाती है। और एक बार लिटिगेशन शुरू हो जाए तो आप कह ही नहीं सकते कब खत्म होने वाली है। बंदे मर जाते हैं लेकिन लिटिगेशन नहीं होती खत्म, और इसलिए आपकी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा जरूरी और इम्पोर्टेंट है। अक्सर सुनते हैं ना कि बाप दादाओं के जमाने से केस चल रहा है और आज तक चल ही रहा है, चलते ही जा रहा है, और लोग लगे हुए करने में, मतलब कई पीढ़ियां निकल जाती है कि किसी ने कभी किसी प्रॉपर्टी पे केस किया होगा और उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे लगे हुए, लड़ाई चल रही है तो चल रही है। मैंने जब वकालत शुरू करी तो वकालत के दूसरे तीसरे महीने में मेरे पास एक प्रॉपर्टी का केस आया। अच्छा, उस जमाने में एक समय होता था, यंगस्टर थे, उन्होंने हमें प्रॉपर्टी का केस दे दिया। वो केस है जिसके साथ मेरी वकालत शुरू हुई। आज 37 साल हो गए, वो केस अभी भी चल रहा है। उसमें जितनी ओरिजिनल पार्टीज थी सब मर गए, स्टेज 2 जनरेशन आ गई। वो स्टेज 2 जनरेशन वाले भी अब बुजुर्ग हो गए, लेकिन वो चल रहा है। क्यों? उस जमाने में प्रॉपर्टी कुछ लाखों की होती थी, आज वो प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा वैल्यूएबल हो गई है कि कोई आदमी छोड़ना नहीं चाहता। शादी के बाद बहू होती है, ससुराल में होती है, अगर पति को कुछ हो जाता है और उसके नाम पे कुछ नहीं लिखा है, बहू के नाम पे कुछ नहीं लिखा है, तो उस अक्सर सुनने में आता है कि बहू को बेदखल कर दिया, उसको कुछ नहीं दिया क्योंकि बेटे का था, बेटा तो रहा नहीं, तो बहू को कुछ नहीं देंगे। तो ऐसे में बहू अपना हक कैसे मांग सकती, कैसे लड़ सकती अपने राइट के लिए? देखिए, आज कानून जो है बहू को प्रोटेक्ट करता है। अगर तो आपके सास ससुर की अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी जो खुद उन्होंने अपने फंड्स के साथ अर्जित की है, तब तो बहू का उसमें कोई रोल नहीं है, कोई शेयर नहीं है, अगर आपके हस्बैंड मर भी जाते हैं तो। लेकिन बहू को शेयर रेजिडेंस का अधिकार है, यानी कि चलिए मेरे हस्बैंड चले गए, मैं इस घर में रहती हूँ, आप मुझे इस घर से बेदखल नहीं कर सकते, तो मेरे को राइट ऑफ शेयर रेजिडेंस है। और अगर आपको कोई बाहर निकालने की कोशिश करता है तो आप न केवल इंजंक्शन ले सकते हैं, आप क्रिमिनल एक्शन भी ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप बहू हैं और आपके पति चले गए, लेकिन आपके पास रोजमर्रा की जीवन को व्यतीत करने के लिए मेंटेनेंस नहीं मिल रही, तो आप अपने फादर लॉ मदर लॉ से मेंटेनेंस भी मांग सकते हैं। इनको अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट है, तो कानून भी कानून है जो आपको अलाउ करता है। और दूसरी बात, आजकल एक और नया कानून आ गया है जिसको बोलते हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। अगर आपको लगता है कि आपके पति के जाने के बाद आपके सास ससुर आप पर टॉर्चर कर रहे हैं, आपको तंग कर रहे हैं, तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत आप कंप्लेंट दाखिल कर सकते हैं, ऑर्डर ले सकते हैं ताकि उनको विवश किया जा सके कि वो आपको आपके घर से बाहर ना निकालें। अगर आप उस घर में हैं जहाँ पर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, यानी कि बाप दादाओं की प्रॉपर्टी है, तो जब आपके हस्बैंड चले गए, आपके हस्बैंड का तो शेयर था ही था, तो वो शेयर का हक अब आपके पास आ जाता है। तो वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाता है पत्नी के नाम? ऑटोमेटिकली, क्योंकि आप क्लास 1 ले रहे हैं तो यू गेट एंटाइटल्ड टू सच अ शेयर, व्हिच मींस कि अगर आपको शेयर नहीं मिलता तो आप अदालत में जाकर पार्टीशन का मुकदमा कर सकते हैं कि साहब ऐसा है, ये शेयर मेरे हस्बैंड का था, मेरे हस्बैंड अब नहीं रहे, तो आप कृपया ये शेयर मुझे दीजिए। साथ ही साथ अगर जॉइंट फैमिली है तो आप जॉइंट फैमिली से मेंटेनेंस भी मांग सकते हैं कि साहब मेरे हस्बैंड तो चले गए, वो को-पार्टनर थे, लेकिन मेरे को मेंटेन करने की जिम्मेवारी, मेरे बच्चों की मेंटेन करने की जिम्मेवारी, मेरे बच्चों की शादी के खर्चे की जिम्मेवारी भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की है और वो मुझे पैसे दिए जाए। अगर HUF मुझे नहीं देता
तो मैं अदालत जा सकती हूँ और मुकदमा दर्ज करके ऑर्डर भी ले सकती तो इस कितना पैसा मिलना चाहिए, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है या कुछ लिमिटेशन है कि इतने पैसे इतने तक का अमाउंट मिलना चाहिए बहू को? देखिए, या वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होता है? देखिए, अगर तो आपका प्रेम है और कॉर्डियलिटी है तो आप अपनी मर्जी से जितना भी पैसा अपनी बहू को देना चाहें दे सकते हैं। लेकिन अगर मामला अदालत चला जाता है तब अदालत डिटरमिन करती है कितना पैसा आपको दिया जाना चाहिए खर्चे के हिसाब से। तो वो सोशल स्टैंडिंग को देखती है, इकोनॉमिक कैपेसिटी को देखती है, हस्बैंड की क्या इकोनॉमिक कैपेसिटी थी, क्योंकि जितनी हस्बैंड की इकोनॉमिक कैपेसिटी थी उसके साथ ही तारसंगत होते हुए वो इस प्रकार के मेंटेनेंस को वोट किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि पता लगा हस्बैंड जो है 10,000 कमाता है और वाइफ कहती है मुझे 5 लाख रुपए पर मंथ दे दो। उस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। हालांकि आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत मैसिव मिसयूज हो रहा है। आजकल अंधाधुंध होकर लोग पैसे मांगते हैं। हमारे किसी केस में किसी क्लाइंट ने 20 लाख रुपए मांग लिए कि साहब 20 लाख रुपए में मेंटेनेंस की जरूरत है। तो ऑब्वियसली आप मांग तो कुछ भी सकते हैं, लेकिन जब अदालत देगी तो वो सारे होलिस्टिक फैक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए देगी और जस्टिस करने का प्रयास करेगी। अक्सर होता क्या है, जो वाइफ्स होती हैं उनको पता नहीं होता अपने हस्बैंड्स के उनके बिल्स, उनके शेयर्स, उनकी प्रॉपर्टीज, बैंक अकाउंट्स क्या क्या है, और पत्नियां घबराती हैं पूछने में, पति शेयर नहीं करते हैं। तो ऐसे में जो लेडीज़ हैं, वाइफ्स हैं, उनको क्या करना चाहिए ऐसे में? देखिए, आजकल तो हम इंफॉर्मेशन सोसाइटी के दौर पे जी रहे हैं। अव्वल तो आपके पति आपको बताएं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं बता रहे तो शायद कहीं ना कहीं सेंसिटिव है, कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि साहब मैं ना बताऊं तो अच्छा रहेगा। फिर ऐसा क्यों होता है? पर आदमियों के मन में क्या चल रहा होता है, क्यों नहीं बताना चाहते वो? आदमियों के मन में अक्सर बहुत सारी विचारधाराएं चल रही होती है। कुछ आदमी समझते हैं कि साहब ये प्रॉपर्टी के मामले मसले ऐसे हैं जो शायद मेरी वाइफ अप्रिशिएट ना कर पाए। कई बार उनको लगता है कि नहीं, वाइफ ज़्यादा इमोशनल हो जाएगी, तो जो मैं निर्णय ले रहा हूँ हो सकता है निर्णय को प्रिवेंट करने की कोशिश करेगी, डिले करने की कोशिश करेगी। कई बार उन्हें लगता है कि साहब देख लेंगे ना, जब ब्रिज आएगा तो क्रॉस कर लेंगे, आज की क्या जरूरत है। और समाज लोगों को लगता है कि साहब मैं तो काफी देर तक जीने वाला हूँ, हमें अगले क्षण का तो पता नहीं, तो हम बहुत देर जीने की क्या दिक्कत आती है। अगर भगवान ना करे अगर पति को कुछ हो गया तब पत्नियां वहाँ पे जो है वहाँ परेशान हो जाती कि कुछ पता ही नहीं उनको किसी चीज़ के, ना तो उनकी प्रॉपर्टी, ना बैंक पेपर्स, ना उनके शेयर्स, ना जो भी जितना कुछ पता ही नहीं होता। ऐसे में फिर बहुत दिक्कत आती है लेडीज़ को। इसलिए लेडीज़ को थोड़ा ज़्यादा जागरूक होना चाहिए, एम्पावर होना चाहिए, अपने हस्बैंड से पूछना चाहिए कि साहब इसके बारे में आप क्या कर रहे हो, या एक फाइल होनी चाहिए और फाइल का एक्सेस आपके पास होना चाहिए। आजकल तो बहुत सारी चीज़ें सॉफ्ट कॉपी आती हैं, अगर आप कंप्यूटर्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो सॉफ्ट कॉपी लेके अपना फोल्डर अपने पास रख लीजिए। सपोजिंग आपके हस्बैंड कहते हैं नहीं बताता, कोई बात नहीं, ऑनलाइन जाइए। आजकल ऑनलाइन ई गवर्नेंस सर्विसेज बहुत सारी आ गई हैं। अपनी प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल आपकी प्रॉपर्टी है और आप दिल्ली में, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली की वेबसाइट पे जाइए, प्रॉपर्टी का नंबर डालिए, पता लग जाएगा इसमें कौन आपकी प्रॉपर्टी किसकी है, क्या कुछ है, कितना प्रॉपर्टी टैक्स ड्यू है, कितना कुछ नहीं है। शेयर्स में भी आप कोशिश कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली तो ये ह्यूमन ट्रस्ट की बात है। अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में ट्रस्ट होगा, अगर गैप है तो फिर आप कितना भी ढूंढ लीजिए, वो गैप लगातार बना रहेगा। बट मुझे लगता है कि फ्यूचर जनरेशन के लिए और अपने जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि हस्बैंड वाइफ अपने अंदर कम्युनिकेशन गैप ना रखें। और हस्बैंड वाइफ तो मतलब दो पहिए एक ही हल के, और उनको साथ चलना है। और एक बार बंदा गड़बड़ कर भी रहा है, गलती कर भी रहा है, तो उससे कोई संभालेगा। बट अगर आप सोचे साहब मैं ही सब कुछ कर लूंगा, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, तो ऐसा चलने से वाला जी। अच्छा, प्रॉपर्टी से हटके कुछ एक दो सवाल है मेरे, जैसे कि फोटोज होती है लोगों की, आजकल सोशल मीडिया पे सब लोग डालते हैं, कॉपीराइट होल्डर है फोटो का, फिर भी अगर कोई वायरल कर देता है, जैसे बहुत सुनने में आता है फोटोज वायरल हो गई हैं, तो ऐसे में वो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं अगर किसी की फोटो बिना उसकी परमिशन के वायरल हो जाए? तो कानून बहुत क्लियर है। आप जब भी कोई ओरिजिनल आर्टिस्टिक, ड्रामेटिक, म्यूजिकल या लिटरेरी वर्क बनाते हैं तो उसका कॉपीराइट आपका है। मसलन आपने एक नॉवल लिखा, आपने एक लेखन लिखा, कानून कहता है जिस वक्त आपने नॉवल या लेखन लिखा उस वक्त ही कॉपीराइट आपके अंतर्गत समा गया, यानी कि आपको अधिकार है, कॉपीराइट आपका है। ये आपका लेखन या आपका नॉवल कोई भी व्यक्ति आपकी इजाजत के बगैर उसे कॉपी कर नहीं सकता, उसे रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। सिमिलरली आपने अपनी तस्वीर खींची,
अपने फ़ोन से तस्वीर खींची, आपने खींची तो आपका ओरिजिनल आर्टिस्टिक वर्क हो गया, कॉपीराइट आपका उसी वक्त आ गया आपके पास जिस वक्त आपने तस्वीर खींची। उसके बाद भी कोई आदमी आपकी तस्वीर का मिसयूज करता है तो कानून कहता है कि साहब ये मिसयूज तो परमिसिबल नहीं है और आपको बहुत सारे रेमेडीज प्रदान करता है। पहली बात, आप उस व्यक्ति विशेष को लिख सकते हैं, नोटिस दे सकते हैं कि साहब ये मेरा कॉपीराइटेड कंटेंट है, आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कृपया बंद कर दीजिए और मुझे डैमेजेस दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपकी तस्वीरें किसी प्लेटफॉर्म पर आ गई हैं, किसी ये वेबसाइट पर आ गई हैं, तो अब भारत में IT एक्ट या IT रूल्स 2021 है जो कहते हैं कि किसी की इजाज़त के बगैर उसका कॉपीराइटेड कंटेंट आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अगर आप करेंगे तो आप सिर्फ एज अ विक्टिम जो है आप प्लेटफॉर्म को लिखित में शिकायत करिए, ग्रीवेंस पिटिशन दाखिल कर लीजिए, खुद ही दाखिल कर सकते हैं। ये शिकायतें जो हैं जो दर्ज करते हैं इस पे एक्शन होता है? जी हाँ, कानून कहता है कि जिस वक्त आपने शिकायत करी कॉपीराइट के संदर्भ में 15 दिनों के अंदर अंदर कंपनी को उस पर निर्णय लेना होता है। कंपनी का अपना ग्रीवेंस ऑफिसर होता है और वो निर्णय लेता है। और कंपनीज आजकल कॉपीराइट को लेकर काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। यूट्यूब देख लीजिए ना कि आप यूट्यूब पे किसी और का कंटेंट डाल के देखिए, यूट्यूब तुरंत निकाल देता है, तुरंत हटा देता है। पर जो पर्सनल फोटोज है कितनी बार होता है लोग उसको वायरल कर देते हैं, गलत ढंग से भी वायरल हो जाती है। जी, तो इसलिए आप सर्विस प्रोवाइडर की वेबसाइट पे जाइए, ग्रीवेंस ऑफिसर की शिकायत करिए। साथ ही साथ जब आपने किसी ने आपकी कॉपीराइटेड फोटोग्राफ्स का दुरुपयोग किया है तो क्रिमिनल ऑफेंस हो गया है भारत के IT एक्ट में, भारतीय न्याय संहिता में और इंडियन कॉपीराइट एक्ट में। तो आप क्रिमिनल कंप्लेंट भी दाखिल कर सकते हैं। अगर ये कॉपीराइट का उल्लंघन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में हुआ है तो साइबर क्राइम हो जाता है। उसके लिए आप राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल cybercrime.gov.in पर जाकर भी रिपोर्ट कर सकते हैं। और बेसिकली फिर भी लोग ना माने तो आप मुकदमा तो कर ही सकते हैं। आप मुकदमा करके इंजंक्शन ले सकते हैं, उनसे आप डैमेजेस ले सकते हैं। तो आपको विभिन्न प्रकार के विकल्प रेमेडीज कानून प्रदान करता है। सिविल रेमेडी भी है, क्रिमिनल रेमेडी भी मौजूद है। अच्छा, एक और जो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जेमिनी इतना हिट हुआ है, लड़कियां अपनी फोटो डालती हैं और बड़ी सुंदर सी साड़ी में फोटो उनकी निकल कर आती है। कितना सेफ है ये इसको करना? देखिए, इस तरह की AI पर अपना पर्सनल जानकारी शेयर करना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता कि जब आप अपनी पर्सनल जानकारी, अपनी पर्सनल तस्वीरें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अपलोड कर रहे हैं तो ये आपका डेटा जो है पब्लिक डेटा होने वाला है। उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस कहते हैं कि साहब अपना पर्सनल डेटा हम पर शेयर ना करिए। क्यों? क्योंकि जो डेटा आप शेयर करेंगे उसे हम ट्रेनिंग डेटा मानेंगे, पब्लिक डेटा मानेंगे, यानी कि आपका कॉपीराइट उसमें नहीं हुआ और कल आप शिकायत नहीं कर सकते। तो इसलिए अपने पर्सनल डिटेल्स आप AI पर ना शेयर करें तो अच्छा रहेगा। जो फोटोज शेयर कर रहा है वो भी सेफ नहीं है शेयर करना? बिल्कुल नहीं सेफ, क्योंकि जब आपने अपनी फोटो शेयर कर दी तो फोटो के साथ आपकी जो भी फेशियल आपकी फीचर्स हैं, आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपके मोल्स हैं, आपके और प्रकार के इश्यूज हैं, वो सारी चीज़ें उनके डेटाबेस में आ गई। फिर का उसका इस्तेमाल करते हुए वो किसी प्रकार की और चीज़ों को बना सकते हैं और कहीं ना कहीं आपकी प्राइवेसी का हनन कर सकते हैं। तभी जितने भी AI प्लेयर्स हैं आपको चेतावनी देते हैं कि आप प्लीज अपना पर्सनल डेटा मत शेयर करें, अपनी पर्सनल फोटोज मत शेयर करें। लेकिन एक बार आपने शेयर कर दिया तब हमारा कोई राइट नहीं है उसमें। और तभी अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेजिस्लेशन डेनमार्क ने पास की है जिसमें उसने कहा है कि साहब जो व्यक्ति विशेष के पर्सनल फीचर्स हैं उसका कॉपीराइट उन्हीं व्यक्ति विशेष के पास है। AI या कोई और सर्विस प्रोवाइडर्स उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। वैसी पहली प्रकार की लेजिस्लेशन आई है। भारतवर्ष में ऐसी कोई लेजिस्लेशन नहीं है। भारतवर्ष में तो खैर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने के लिए भी कानून मौजूद नहीं है, लेकिन आपको सतर्क सावधान रहना पड़ेगा। आजकल एक AI साइकोसिस का दौर आ गया है जहाँ पे लोग समझते हैं कि यार मेरा जो बेस्ट दोस्त है वो इंसान नहीं है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो हम इतने ज़्यादा आश्रित हो जाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कि वो जो डिस्टिंक्शन है उसको भूल जाते हैं कि रियल कब है और वर्चुअल कब है, और अपनी जिंदगी के तमाम सारी सीक्रेट्स AI को दे देते हैं। फिर पाते हैं कि साहब हम तो नंगे हो गए AI के सामने। एक बार आप नंगे हो गए तो AI ने आपको कहाँ कहाँ मारना है और कैसे कैसे मारना है आप उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। आपकी पर्सनल प्राइवेसी, आपकी डेटा प्राइवेसी का संपूर्ण हनन हो जाता है। तो इसलिए AI देखने में बहुत अच्छा टूल है, लेकिन प्लीज बी वेरी केयरफुल। अपना कोई भी कंटेंट AI पर पर्सनल कंटेंट शेयर ना करिए क्योंकि उसका दुरुपयोग ही होने वाला है।
और सपोजिंग आपने नहीं किया, मुझे पता लगा आप उस AI का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं उस AI पे जाऊंगा, कहूंगा साहब चारों जी ने अपने कुछ फोटोग्राफ्स अपने आप दे रखी होंगी, मुझे उसकी विशेषण करके बताओ क्योंकि क्या खास बात है, और मुझे कुछ और चीजें बताओ। पता लगा कि आपकी इजाजत, आपकी कंसेंट के बगैर ही लोग आपके ऊपर शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, और आपकी जो प्राइवेसी है उसकी धज्जियां, जिसकी फोटो उसको पता ही नहीं क्या, उसको पता ही नहीं क्या हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो ग्रेट इंडियन वॉमिटिंग रेवोल्यूशन चल रहा है ना, भारत की उल्टी की क्रांति, उसमें से हमें बाहर आना पड़ेगा। आजकल हर आदमी वॉमिट कर रहा है अपना डेटा सोशल मीडिया पर, AI पर, बिना सोचे समझे उसके रैमिफिकेशंस क्या होने वाले हैं। तो सतर्क हो जाइए, सावधान होइए, AI इंटरनेट के साथ अपनी पर्सनल जानकारी साझा ना करें। समझ लीजिए इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों के दो यूनिक फीचर्स हैं, दोनों सोते नहीं और दोनों कुछ चीज भूलते नहीं है। तो एक बार आपने कुछ भी चीज शेयर कर दी तो वो आपकी कभी भूलेगा नहीं, कभी सोएगा नहीं, और कमान से तीर जा चुका होगा, और फिर सारी जिंदगी आप पश्चाताप कर लीजिए क्योंकि चिड़िया तो चुप गई खेत। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आप दूरदर्शन में भी आपने काफ़ी तकरीबन 10 साल तक आपने एज अ होस्ट काम किया है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए वो ज़माना था, 1988 की बात थी, ब्लॉग मैंने पास किया था, यंग वकील थे, काम कुछ था नहीं, पब्लिक स्पीकिंग किया करते थे, डिबेटर किया करते थे, कुछ प्रोग्राम्स मैंने किए थे। तो मुझे खबर मिली कि दूरदर्शन का मॉर्निंग शो शुरू हो रहा है, उसमें ऑडिशन के लिए लोगों को बुलाया जा रहा है। तो हमने भी अपनी एप्लीकेशन दे दी, उन्होंने बुलाया, ऑडिशन दिया, और उन्होंने कहा कि साहब आपका तो हमें बोलना ठीक ठाक लगता है, चलिए 2 अक्टूबर 1988 का आइए, गांधी जयंती है, उस दिन आप मॉर्निंग शो शुरू करेंगे। और उस दिन हम लोगों ने मैंने शुरू किया, मुक्ता श्रीवास्तव होती थी, बड़ी लेजेंडरी अनाउंसर्स होती थी, उनके साथ शुरू किया, और उसके बाद 10 साल तक मॉर्निंग शो प्रस्तुत करते रहा। ये वो तो दौर था जहाँ पर केवल दूरदर्शन ही होता था, कोई प्राइवेट चैनल नहीं होती थी, ऑल इंडिया होता था, और तुरंत लाइव जाना पड़ता था। तो सुबह घर से 4 बजे निकल करके 4:45 स्टूडियो पहुँचते थे, टेप्स को प्रिव्यू करते थे, अपनी स्क्रिप्ट लिखा करते थे, और फिर लाइव जाया करते थे। और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली, क्योंकि आप जब नए नए प्रकार के लोगों से मिलते हैं, उन्हें वॉच करते हैं, उन्हें इंटरव्यू भी करते हैं, आप कुछ ना कुछ सीख लेते हैं कि साहब उनमें मैंने ये चीज़ देखी, तो मुझे बहुत इनरिचिंग नजर आया। ऑफ कोर्स आपको मैसेज कॉन्फिडेंस देता है, क्योंकि जब आपको लगता है कि साहब आप ऑल इंडिया लाइव जा रहे हैं और आपने बोल दिया तो बोल दिया, वापस नहीं आने वाला, तो आप ऑब्वियसली एक डिसिप्लिन में, लाइव थिएटर की तरह स्टेज पे आप गए, जो एक बार निकल गया डायलॉग तो निकल गया, बिल्कुल वापस तो आने नहीं वाला। तो वो दौर देखा, तो दैट वाज वेरी गुड। साधना श्रीवास्तव भी होती, साधना श्रीवास्तव के साथ काफी सारा काम किया, उनके साथ किया, दीपक बोरा साहब हुआ करते थे, बिल्कुल वर्मा हुआ करते थे। तो ये जितने लेजेंडरी लोग थे उनके साथ मिलके देखा, उनको वॉच किया, क्योंकि देखिए हमने तो बचपन से उनको देखा, तो हमने कहा कि साहब ये तो लेजेंड्स हैं। तो जब आप लेजेंड्स के साथ मिलते हैं, उनके साथ काम करते हैं, उन्हें क्लोजली देखते हैं, तो मुझे लगता है इससे बढ़िया लर्निंग या सीख का अध्याय नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि आप देखते हैं अच्छा इन्होंने ये देखा, इस एपिसोड में उन्होंने ऐसे किया, ऐसा क्यों नहीं किया, वो क्यों हुआ। एक वो दौर भी होता था कि चलो जी पता लगा वहाँ ट्रांसमिशन फेलियर हो गया और आप लाइव चल रहे हैं और पीछे से कैमरामैन आपको इशारा कर रहा है कि चलिए 5 मिनट और बोलते चलिए। आपके पास ना कोई स्क्रिप्ट है ना कुछ है, आपको अटकना नहीं है, आपको खिलाना नहीं है, और आपको बोलते जाना है। तो वो मुझे लगा बहुत एपिसोड अच्छा रहा, 10 साल बहुत कुछ सीखा। लेकिन फिर हमने कहा कि साहब कुछ और करना है, फिर तब तक साइबर आ गया, फिर साइबर में चले गए। तो बट आई थिंक टू लार्ज एक्सटेंट मीडिया और दूरदर्शन का मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, क्योंकि एटलीस्ट उनकी वजह से, मीडिया की वजह से बहुत सारी चीजें वो देखने का, सीखने का मौका मिला, जो शायद ना मिलता अगर मैं सिर्फ वकालत ही करता रहता। आज पवन जी, बहुत सारे और भी मन में सवाल हैं, लेकिन समय इतना नहीं है कि सारे सवालों के जवाब दे सके। तो हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे, समाप्त करेंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें बताई। क्यों, बहुत अच्छा लगा आपके सवालों का, क्योंकि आपने जो सवाल पूछे हर व्यक्ति के हृदय में ये सवाल है, और आपने आम आदमी को मद्देनजर रखते हुए बातें करी। मैं उम्मीद करता हूँ जो मैं शेयर कर पाया उससे एटलीस्ट लोगों का लाभ हो जाएंगे, लोग प्रोटेक्ट हो पाएंगे, और अल्टीमेटली तो सूझबूझ और कॉमन सेंस ही है जो आने वाले समय में हमको बचाएगी। बट थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग, बहुत अच्छा लगा आपके पॉडकास्ट में। आज हम लोग ने एडवोकेट पवन जी से बातें की। उम्मीद करते हैं आपके मन में जितने सवाल होंगे उसका जवाब मिल गया होगा। याद रखिए, ये मुद्दा इतना कठिन नहीं है,
बस थोड़ी सी जानकारी और हिम्मत की ज़रूरत है बात करने के लिए। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नई कहानी के साथ, एक नए सोच, सफ़र और एहसास के साथ। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिएगा और अपना ध्यान ज़रूर रखिए। नमस्कार।